सभी प्रवासियों भाइयों का इस्तकबाल है, ऐसा हम नहीं, ऐसा पीछे जो है बैनर पे लिखा हुआ है। और आपको बताते चले कि इतने लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे कि कुर्सी जो है कम पड़ गया। फिलहाल देखिए वो तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं लॉकडाउन में क्या स्थिति था लोगों का। उसी तरह जो है गाड़ी घोड़ा में जानवर की तरह लोग भर के अपने अपने राज्य और अपने अपने गांव पहुंचे थे। शायद से इनमें कुछ ढाका विधानसभा के भी हो सकते हैं। आज मुंबई के प्रवासियों भाइयों का यहाँ मिलन हुआ है, पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो लोग बाहर रहते हैं उनको अपनी मिट्टी से कुछ ज़्यादा लगाव भी रहता है और वहाँ की चिंता भी रहती है। तो खास करके जो मेरे भाई जो ढाका विधानसभा के निवासी हैं, लेकिन मजबूरी में पलायन करके रोजी रोटी के लिए जो है मुंबई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में गए हुए हैं। त्यौहार के मौके से वो आए हुए थे। अभी बकरीद और मुहर्रम के बीच वो इलाके में थे। तो ये मेरी खुशनसीबी थी कि उनका सुझाव जो है रूबरू उनसे मिल करके ले सकूं और उनका मार्गदर्शन मुझे मिले कि भाई कैसे काम करना चाहिए, उनके गली मोहल्ले की कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम लोग संघर्ष करें, चुनाव का मैनिफेस्टो हम लोग क्या रखें। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल करके आए। कुछ गुपचुप बातें भी मालूम चले कि कौन किससे नाराज़ है, उस पर हम लोग को काम किया जाना चाहिए। कुछ राजनीतिक बातें आई, कुछ रणनीतिक बातें निकल करके आई। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक प्रशासन को यहाँ मैसेज देने का प्रयास किया है कि कुछ दिन पहले जो एक ढाका में मॉब लिंचिंग हुआ था, और मॉब लिंचिंग बड़ी घटना के बाद आपने छावनी बना दिया था फुलवरिया को, लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा एक्शन भी किया था, बहुत सक्रिय होकर के काम किया था। 4 लोग की अरेस्टिंग हुई थी। कुर्की की नौबत आई तो लोग जो नहीं आ रहे थे वो आकर के उन्होंने अपने आप को जो समर्पित किया पुलिस को। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में वो मामला जा रहा है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम लोग बेवजह पुलिस को परेशान नहीं करते हैं। जब उनका रवैया ढीला होता है, जब उनका रवैया कमजोर होता है किसी मुद्दे को लेकर के, तब हम उनको पकड़ते हैं, उनको जगाते हैं। विपक्ष के तो कई नेता वहां पर गए हैं, कह रहे थे कि 1-2 दिन में अगर नहीं अपराधी को अरेस्ट किया तो कुर्ती जब्त होगा। तो कुर्की जब्ती हम लोगों ने देखा कहाँ है। देखिए, हम लोग यही केवल चाहते हैं कि हम लोग आप क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी अगर खाली हम लोग को मिलते रहे तो हम लोग का विश्वास बना रहेगा पुलिस पे, पुलिस और पब्लिक का विश्वास बना रहना चाहिए। तो शुरू में तो हुआ था, कुर्की की बात हुई थी, उनके गार्जियन को लाया गया था, तो डर करके लोगों ने समर्पित किया अपने आप को। लेकिन अब पूछिएगा, आप तो पत्रकार है, जाके पूछिए थाना प्रभारी जी से। एक तो थाना प्रभारी लगातार इतने सारे बदलते चले गए कि हम लोग को मालूम ही नहीं चलता कब कौन थाना प्रभारी है। तो थाना प्रभारी कहते हैं कि डीएसपी साहब सुपरविजन करेंगे, ये वही सारी बातें जो लंबी बातें होती हैं, और कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस अब नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने एक सांकेतिक रूप से कैंडल जला करके प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है कि देखिए, इस मुद्दे को, एक गंभीर मुद्दा है और चुनावी वर्ष में है, आप कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए ताकि दोबारा इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं आए, इस तरह का अपराध करने की हिम्मत ना आए। एक उदाहरण हम लोग को स्थापित करना चाहिए। अच्छा, एमआईएम से इतना नौजवान सब जुड़ने का क्या वजह है? विचारधारा है और लड़ने की क्षमता है। आज देखिए ना, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को लताड़ा, किसी की हिम्मत थी क्या, किसी बीजेपी के नेता की, किसी आरएसएस के, किसी हिंदू संगठन के नेता को? लेकिन बैरिस्टर साहब ने लताड़ा उसको। आज मुस्लिम का मुद्दा है, मैं हिंदू हूँ, मेरे कई हिंदू भाइयों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा कि मैं क्यों मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई, एक बीमारी है, एक पॉलिटिकल पार्टी हमको बीमार कर रही है, कैंसर से ग्रसित कर रही है, एक जहर फैला करके हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो हम पढ़े लिखे हिंदू हैं, हम उनके राजनीतिक रोटी सेकने का चूल्हा क्यों बने? वो चाहती है कि कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान होता रहे ताकि हम लोग को फ्री फोकट का वोट मिलता रहे। तो अब तो जागिए, ये मामला हिंदू या मुसलमान का नहीं है, एक अपराधी का है। ये गलत है, किसी के साथ भी होगा तो गलत हो। किसी हिंदू के साथ अगर मुसलमान गलत करेगा तो मैं हिंदुओं के लिए भी लड़ूंगा, किसी दलित के साथ होगा तो मैं दलित के साथ रहूंगा। हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हम लोगों के संस्कार में जो है एक ये चीज़ रहती है कि अगल बगल में जहाँ भी हमारी क्षमता है, हम लोग जिसको मदद कर सकें, जिस रूप से हम लोग उसके लिए लड़ना हम लोग का काम है। इतिहास गवाह है, हम लोगों ने हथियार को नहीं डाला, संघर्ष करते रहें। अच्छा, अब तक आपने जितने मुद्दे को उठाए हैं और मुद्दे को पर गए हैं, अब तक जो है उस पर सुनवाई कार्रवाई अक्सर देखने के लिए मिला है। अब फुलवरिया वाला कांड में क्या लग रहा है? बिल्कुल, अभी देखिए झटका लगेगा उनको, और मैं देखता हूँ 1-2 दिन के अंदर अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस तरह का अरेस्टिंग नहीं हुआ, तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से जो कर सकते हैं हम लोग करेंगे। हमारे बैरिस्टर साहब ने हमें सिखाया है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो आप कर सकते हैं, हम लोग गांधी जी के सिद्धांतों पे काम करने वाले, और गांधी जी ढाका के इसी महान धरती पे आए थे, पहला बुनियादी विद्यालय उन्होंने खोला था। एक सपना देखा था कि यहाँ के लोगों को मैं क्या शिक्षा दूँ। ये शिक्षा है कि रात को लाइट काट करके आधा जो है वहाँ पे मुस्लिम आबादी पे केस करके, अब उनको डरा करके, सहमा करके जो इस तरह से काम करिएगा, तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग, ये मानवता की बात है, इंसानियत की बात है, ये हिंदू मुसलमान की बात है। कम समय लेंगे, अब तो धीरे धीरे चुनाव तो नजदीक आ रहा है और लगातार पूरे तरीके से क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी तक क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, देखिए लोकसभा का चुनाव जब मैं लड़ा था
तब की परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। एक तो मैं 20 दिन पहले टिकट लेकर के आया था, दूसरा एक बैगेज था मेरे साथ कि मेरे भाई साहब भाजपा के विधायक हैं, तो मेरे विरोधियों को एक मौका मिला, उन्होंने मेरे ऊपर उंगली उठाया। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैं उसी शिद्दत से इस पार्टी के लिए संघर्ष करता रहा, उसी ईमानदारी से। तो अब मैं उन चीज़ों को पार कर चुका हूँ, और जो मैं कहता था कि मैं सीताराम बाबू का बेटा हूँ, एक समाजवादी नेता का बेटा हूँ, एक सेकुलर नेता का बेटा हूँ, जिसने हमेशा समाजवाद की बात कही है। और आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो मोदी के खिलाफ ही लड़ रहे होते। जो संस्कार था आरजेडी में, चूंकि उसमें जुड़े हुए थे, लगातार मंत्री रहे और आजीवन एक ही पार्टी में रहे, तो हम लोग उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं का संस्कार हम लोगों में है। और सुख दुख इसी पार्टी में देखना है, हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। विधायक बनना, एमपी बनना बड़ी बात नहीं है, नेता बनना बड़ी बात है। तो हम लोग नेता बनना चाहते हैं। बड़ा समूह अगर आप पे विश्वास कर रहा है तो आप नेता कहलाते हैं। जयप्रकाश जी, जेपी जी कहाँ विधायक एमपी बन पाए? अम्बेडकर जी तो चुनाव हार गए थे, लोकसभा का चुनाव बी आर अम्बेडकर साहब हार गए थे, लेकिन उनसे बड़ा कोई नेता है क्या? 3 बैरिस्टर जो हमारे देश में हुए हैं, हमारे महात्मा गांधी जी, अम्बेडकर जी, और तीसरे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम लोग उनके सरपरस्ती में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमान के पक्के नेता के अंदर काम कर रही है, हम लोग के लिए गर्व का विषय है। अच्छा, पहले जो है एमआईएम पार्टी को जो है विरोधियों पार्टियों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता था ये वोट कटवा है, लेकिन अब वो चर्चा कहीं देखने सुनने के लिए नहीं मिल रहा है। बिल्कुल होता है, कोई भी नई चीज़ जब आती है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप अगर अपने शरीर का किडनी बदलिएगा तो शुरू में शरीर आपका जो है नई किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है। लालू जी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, उन्हीं का एग्जाम्पल बताया, धीरे धीरे एडजस्ट करके आप कितने फिट हो गए हैं। तो ओवैसी साहब आए, ओवैसी साहब के संघर्ष को देखा, राणा रंजीत के संघर्ष को लोग देख रहे हैं। तो ईमानदार व्यक्ति की जीत होती है, समय लगता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति जो है सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। तो मेरी ईमानदारी है, मेरी सत्यता है कि मैं बहुत ईमानदारी से अपने काम को कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, सेवा करके अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। लोगों ने इसको माना है, स्वीकारा है, जिसकी वजह से जो मेरा हौसला बढ़ रहा है। और लोग, बाकी लोग अभी टिकट के चक्कर में हैं, मैं टिकट के चक्कर में नहीं हूँ। मैं बूथ कमेटी और अंदर कैसे पहुँच पाऊँ उसके चक्कर में हूँ। और जो पूरा विधानसभा का एक एक घर है उसको कम से कम 10-10 चक्कर लगा सकूं, मैं उस प्रयास में हूं। बाकी लोग टिकट के चक्कर में लगे रहे, पैसा के इंतजाम में लगे रहे, हमारे साथ वो समस्या तो है नहीं। असदुद्दीन वैसी का एक भाषण सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है कि 4 भागे हैं 24 लाएंगे। आपका अनुभव क्या लग रहा है? लगातार आप पूरे बिहार के विधानसभा में घूम ही रहे, कितना सीट आ सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग ने जो लक्ष्य बनाया है, चूंकि हम लोग बहुत कैलकुलेटिव काम करते हैं, हम लोग बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं। आज भी आप देखिए, तेलंगाना में मात्र 9 सीटों पे 10 सीटों पे लड़े थे, 7 वो जीते थे। पिछले विधानसभा में मात्र 19 सीटों पे हम लड़े थे, 5 विधायक जीते थे। इस बार भी हम लोग कोई 243 सीटों पे नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम 50 से 60 सीटों को चिन्हित किया है। संगठन बहुत पहले से महीन तरीके से माइन्यूट लेवल पे काम कर रही थी, और उन 50 से 60 सीटों पे लड़ रहे हैं। और बिल्कुल हमारे 24 से 25 सीटें हम लोग जीत करके आएंगे, और शेरवानी पहन करके जो है हम लोग 24 लोग जाएंगे, और दलित, मुसलमान, फॉरवर्ड हर समाज के मुद्दों को उठाएंगे, और एक नई राजनीति शुरुआत होगी। जो पुराना चल रहा था घिसा पिटा, उससे विपरीत हट करके एक नया उदाहरण हम लोग समाज को देना चाहते हैं कि विधायक के अंदर कितनी ताकत होती है, जनता को वो क्या दे सकता है, उसका एक उदाहरण स्थापित करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब अकेले एक विधायक होकर के पूरे बिहार के मुद्दों की लड़ाई को लड़ते हैं, वैसा ही राणा रंजीत जब जाएगा सदन में तो एक एक व्यक्ति की लड़ाई को लड़ेगा। लगातार कई दिनों से गठबंधन को लेकर चर्चा हो रहा है, अब तो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, गठबंधन हो सकता है? हमें फर्क नहीं पड़ता है गठबंधन हो या नहीं हो। हम लोगों ने ईमानदारी से अपनी बात को रखा कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई नॉन सेकुलर पार्टी सत्ता में आए या हमारे किसी स्टेप से उसको फायदा हो। ये हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। 4 विधायक आपने हमारे तोड़े थे, पीठ पे खंजर आपने घोंपा था, फिर भी बड़ा दिल दिखाया है, और आपके साथ गठबंधन के लिए तैयार है। और हम कोई 50 सीट और डिप्टी सीएम नहीं मांग रहे हैं, मात्र 5 विधायक हमारे थे। आपको जो लगता है सम्मानजनक 12-15 सीटें अगर हमें मिलती हैं तो हम तैयार हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हम गरीबों की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, मजलूमों की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी के कुछ नेता लोग परेशान रहते हैं कि मुस्लिम पार्टी अगर खड़ी हो जाएगी तो आगे क्या होगा। तो आप बड़ा दिल अगर नहीं दिखाइएगा तो सीएम का जो सपना आप देख रहे हैं वो कभी कामयाब आप नहीं हो पाएगा। तो ये थे सोशल मीडिया के किंग, जो कई लोग कह रहे हैं कि भाई राणा रंजीत तो सोशल मीडिया के किंग हैं, और जिस तरीके से कैंडिडेट के तौर पे घोषित किए हैं, बिल्कुल, और जो है ढाका विधानसभा चर्चा में जो है हो गया है। तो इस बार बिल्कुल चुनाव मजबूत से लड़ेंगे, और क्या कुछ होता है आगे आप लोग बने रहिए।